हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 फिजिक्स। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रोस्कोप और लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिससे हमें ये पता लगता है कि किसी बॉडी में चार्ज पार्टिकल्स है कि नहीं है, मतलब उस बॉडी में कोई चार्ज एनर्जी है कि नहीं है। ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए कि इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है, कैसा होता है उसको देखो। देखो, सबसे पहले तो ये ऐसे बॉक्स के जैसा होता है, क्यूबिकल बॉक्स जैसा एक बॉक्स होता है। इसमें ये एक जो है रॉड होती है, ये दिख रही है आपको, डी सी। ये एक इसमें रॉड होती है। आधी ये बाहर की साइड रहती है और आधी उस डब्बे के अंदर रहती है। ठीक है। और इस रोड के यहाँ पे देखो, ये एल शेप में ये रोड होती है ऐसे। यहाँ पे एल शेप में जो इसके निकला हुआ है ये बेस, इसके दो स्ट्रिप ऐसे लटकी हुई होती है। ये दो स्ट्रिप है, ए और बी। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बाहर बना के बता रहा हूँ। ऐसे एक रोड होगी इसके अंदर, ये इसके एल शेप है, इस पे दो स्ट्रिप ऐसे लटकी हुई होगी। वो इस तरह से लटकी हुई होती है कि ये मूव कर सकती है आगे पीछे ऐसे, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी। ऐसे ये मूव कर सकती है स्ट्रिप। आप मान के चलो कि कैसे बताऊँ आपको। ये ऐसे है, मतलब ऐसे है, और ये इस तरह से लटकी हुई होती है। तो ये ऐसे ऐसे जो है ना मूव कर सकती है इसके ऊपर। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, कैसे काम करता है उसको देखो। जब अपन कोई डिवाइस, मतलब जिसमें अपने को इलेक्ट्रिक चार्ज चेक करना है कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं है, तो आप इसके डी पॉइंट पे जब इसको टच करते हो, जैसे मान के चलो कोई रोड है और उस रोड में मेरे को ये दिखाना है कि इसमें चार्ज है कि नहीं है, तो इस रोड को मैं टच करूंगा यहाँ पे डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे चार्ज टच करूंगा तो होगा क्या कि उस रोड में से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक्चुअल में ट्रांसफ़र होगा इस, ये जो रोड लटकी हुई है ना इसमें। और यहाँ पे देखो माइनस जो चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज इसको बोलते हैं, वो डी पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज जो ये दो लटकी हुई जो रोड होती है, जो लटकी हुई जो स्ट्रिप होती है, उनके ऊपर आके एक्यूमुलेट हो जाएगा बराबर इक्वली, आधा इधर आधा इधर। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब सेम चार्ज होता है एक दूसरे को रिपल्स करता है, मतलब कि एक दूसरे को वो दूर दूर फेंकता है। तो यहाँ पे देखो, जब ये सेम चार्ज दोनों पे एक आके इकट्ठा हो रहा है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को दूर दूर फेंकेगा। तो ये स्ट्रिप पहले ऐसे पास में थी, जैसे इस पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो ये स्ट्रिप क्या हो जाएगी, ऐसे फैल जाएगी। ये फैलने का मतलब ही क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो उस रोड से ट्रांसफ़र होके इस स्ट्रिप में आ गया। ठीक है। तो इसी से पता लगता है अपने को कि हाँ, ये जो रोड जो थी वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिकली चार्ज थी। ठीक है। ऐसे इसको चेक करते हैं। बाकी जो थ्योरी है वो आपको यहाँ पे लिखी हुई है, उसको और देख लो। देखो, ये क्यूबिकल बॉक्स है, इतना बता दिया। एक रॉड लगी हुई है, इतना बता दिया। आगे देखो, ए मेटल फॉइल ऑफ वी शेप इज हैंगिंग ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द कंडक्टिंग रोड। ये जो डीबी जो रोड जो लगी हुई थी एल शेप में, उसके नीचे ये कुछ आपको वी शेप की एक इसमें एक स्ट्रक्चर है जो कि मेटल फॉइल से बना होता है, और यही ऐसे मूव करता है बाहर की साइड में और अंदर की साइड में ऐसे। When a charged body is brought near upper end due to electric static repulsive position, charges will move down, whereas negative charges will accumulate to the upper end. यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव चार्ज accumulate हो गया। नेक्स्ट देखना है, when positive charges will accumulate at the lower end ए बी। ये देखो ए और बी, यहाँ पे लोअर एंड पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, ये पॉजिटिवली, ये वाला। वेयर फ्रॉम दे विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द मेटल लीफ ए बी। दो मेटल लीफ जो है ना ए और बी, इसके ऊपर ये इक्वली डिवाइड होके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ड्यू टू रिपल्सन द डाइवर्जन इन लीफ विल बी सीन। बताया ना, रिपल्सन होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है दोनों साइड में, ए और बी दोनों पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को ये दूर दूर फेंकेगा। इस वजह से अपने को दिखेगा कि लीफ जो है ये एक दूसरे से दूर जा रही है। If we touch the foil leaf, the divergence vanishes because the charges are drained to earth through our body. अगर आप इसमें से A पॉइंट पे या फिर B पॉइंट पे आप अपने हाथ लगाओगे तो ये आपके हाथ के थ्रू जो चार्ज जो है
वो पहुंच जाएगा आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में, मतलब कि जो अर्थ है वो उसको न्यूट्रल कर देगी जो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और वो जो लीफ जो ऐसे फैली थी वो वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में आके वहीं पे एक्चुअल में पुरानी पोजीशन वो अपनी बना लेती है, अपने पास पास में वो आ जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप इसको टच करते हो तो इसका जो चार्ज है वो आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है, और वो जो चार्ज जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर हो रही है वो यहाँ पे गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो लीफ जो है ऑटोमेटिकली वापस से अपने पास में आ जाती है। तो ये अर्थिंग क्या होती है उसको भी इसी चैप्टर में अपन देखेंगे। इससे पहले अंजनी डाउट पूछो। सर ये लीफ वाला मेरे को समझ में नहीं आया। देखो बेटा, लीफ वाला ये है कि इसमें जो नीचे जो मैंने 2 पॉइंट लगा रखे हैं ना, देखो ये वाले, ये जो है एक लीफ है, एक ये रहा और एक ये रहा, मेटल की लीफ है ये, मतलब मेटल की स्ट्रिप जैसे कुछ है, और ब्लेड होती है ना उस तरह से। तो ये क्या है कि रियल पोजीशन में तो इनकी पोजीशन ऐसे रहती है एक दूसरे को ऐसे पास पास में, ये ए और बी। जब ये चार्ज होगा तब ये दूर दूर हो जाती है इस तरह से, ए और बी। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव से पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, इस वजह से ये एक दूसरे के दूर हो जाएगी। ऊपर से तो ये अटैच है ना, ऊपर से तो ये एल शेप इस रोड के अटैच है, ऊपर से तो अलग होगी नहीं, नीचे से ऐसे मूव कर सकती है, लटकी हुई है मतलब कि इसके नीचे ये। ठीक है, इसका चलो नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। मैं बताया कि इस लीफ को जब आप टच करते हो तो इसका जो चार्ज है वो आपके बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है। इसका मतलब जो लीफ में जो चार्ज था वो आपके बॉडी में ट्रांसफर हुआ, आपकी बॉडी से वो अर्थ में ट्रांसफर हुआ। तो ये कैसे होता है उसको देखते हैं। ऑन द टचिंग एन अनचार्ज बॉडी विथ ए चार्ज बॉडी, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। आपका जो बॉडी था वो अनचार्ज था, वो जो लीफ थी वो चार्ज थी, उसमें से ट्रांसफर हो गया आपकी बॉडी में। Again, on touching a charged body with our bare hands, the charge from the charged body is transferred to earth through our body. This transfer of charge from a charged body to the earth is called earthing. जो ये चार्ज बॉडी से आपके अनचार्ज बॉडी में एक ट्रांसफर हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसी को बोलेंगे क्या? अर्थिंग। द बॉडी फ्रॉम विच द चार्ज हैज बीन अर्थ लूजेज the charge on it. Such a body on losing the charge on it is called discharge. जिस बॉडी से ये चार्ज आपके पास में आया है वो डिस्चार्ज हो गई, और जिस बॉडी में ये जा रहा है, मतलब ये चार्ज जिस बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलेंगे चार्ज बॉडी। यहाँ से ये जा रहा है, आपके बॉडी से जा रहा है अर्थ में, तो इसको बोलेंगे क्या? अर्थिंग। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था, समझ में आया? यस सर। चलो एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को भी देखो इसमें क्या है। एक्टिविटी कुछ ऐसे है कि ये जो बॉक्स था, इलेक्ट्रोस्कोप का जो बॉक्स था, इसके ऊपर आप एक रब्ड एबोनाइट जो रोड आपने ऊपर देखा था, तो उसको चार्ज करके, मतलब उसको फर से रब करके, और आप इसको टच करोगे क्या? इसके ऊपर वाले एंड पे, डी पॉइंट पे। डी पॉइंट कौन सा है? देखो ये रहा, ये ऊपर वाला पॉइंट। यहाँ पे आप इसको टच करोगे, इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप ऐसे टच करोगे तो जो एबोनेट जो रोड थी वो चार्ज हो गई थी रब करने से, तो उसका जो चार्ज है वो कैसे ट्रांसफर होता है वो देखते हैं। ब्रिंग ए रब्ड एबोनेट रोड विथ फर एंड टच द मेटल रोड ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप विथ इट। द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द एबोनेट रोड गेट्स ट्रांसफर टू द गोल्ड लीफ। तो यहाँ पे जब आप एबोनेट रोड को जब टच करोगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो चला जाएगा किसमें? जो नीचे जो ए और बी पॉइंट जो लीफ जो ऐसे मूव कर रही थी ना, वहाँ पे जाके वो एक्यूमुलेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। द गोल्ड लीफ डाइवर्स ओपन अप, ये इस तरह से फैल जाती है, शोइंग दैट द बोथ आर बियरिंग द सेम चार्ज, दे रिपेल ईच अदर। पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को रिपील कर रही थी, अब वो नेगेटिव चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपील कर रही है। एबोनेट रोड से जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो रहा है कहाँ पे? लीफ वाले एंड पे, जो कि था ए और बी। टच द रोड ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप विद बेयर हैंड्स, द गोल्ड लीफ फोल्ड एंड कम टू लाई पैरेलल टू ईच अदर। द चार्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्कोप एंड इट्स गोल्ड लीफ इज अर्थ ऑन टचिंग दैम विथ हैंड्स। अगर आप इस तरह से इसको देख रहे हो और आपने ऊपर जहाँ पे ये रोड टच कर रखे हैं
वहां पे अगर आप अपने हाथ से टच करोगे तो उस रोड का जो चार्ज है, जो उस लीफ में जाके इकट्ठा हुआ है, वो वापस से उस रोड से होते हुए, आपके हाथ से होते हुए, बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाएगा, और वो वापस से वो लीफ जो है अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगी, पैरेलल पोजीशन में वो आ जाएगी। तो ऐसे क्या हुआ, जो लीफ पहले लीफ में गया वो ट्रांसफर जो अनचार्ज थी, और फिर अनचार्ज से वो चार्ज हो गई, वहां से वो जो है आपके बॉडी में आया, मतलब उसने वापस से अपने आप को डिस्चार्ज कर दिया, और फिर बाद में वो बॉडी के थ्रू, अर्थिंग के थ्रू अर्थ में पहुंच गया। इस तरह से ये जो चार्ज है ट्रांसफर हो रहा है अनचार्ज, एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी, फिर वो चार्ज हो गई, फिर वहां से आपके बॉडी के थ्रू अर्थिंग में वो जा रहा है। अगेन चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप विथ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम ए रब्ड एबोनेट रोड। अब क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिव चार्ज करेंगे, नेगेटिवली चार्ज जो एनर्जी है उससे इसको चार्ज करेंगे एबोनेट रोड से। द गोल्ड लीफ डाइवर्स, वापस से वो गोल्ड लीफ जो है वो डाइवर्स होगी, क्योंकि वो उसमें सेम चार्ज है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपल्स करेगी। नाउ ब्रिंग ए पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड रोड रब्ड विथ सिल्क। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो गोल्ड लीफ है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब आप एक दूसरी रोड लेके आओगे, और वो कौन सी रोड है, वो है ग्लास रोड। और इस ग्लास रोड में को जब आप सिल्क से जब आप रब करते हो तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, ठीक है। एबोनेट रोड में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को जब आप इससे टच करोगे, इसकी डी पॉइंट पर वापस से टच करोगे, द गोल्ड लीफ फोल्ड बैक showing that there is no charge on them. This time the negative charge from ebonite rod has been neutralized with positive charge from the glass rod. कैसे, देखो ये बॉक्स है, मैं आपको रफली बता रहा हूं एक बार। ये आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है। सबसे पहले आपने एक एबोनेट रोड जो थी उसको यहां पे टच किया, एबोनेट रोड को टच किया, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस चार्ज जो है वो इकट्ठा हो गया दोनों साइड इक्वली, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेगी। अब आपने क्या किया, इसके ये जो एंड है ना, यहाँ पे आपने टच किया एक दूसरी रोड, जो कि मान लो कि ये है ग्लास रोड, जिसको आपने यहाँ पे टच किया, इसके कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट पे मान लो यहाँ पे आपने टच किया, ये है ग्लास रोड। अब ये जो ग्लास रोड है ये इसको करेगी पॉजिटिवली चार्ज, तो यहां पे देखो अब आएगा पॉजिटिव चार्ज। पहले से यहां पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, अब यहां पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब कि एक दूसरे का वो जो इफेक्ट है उसको खत्म कर देते हैं। इस वजह से जब आप इस ग्लास रोड को टच करोगे ये वापस से अपनी पैरेलल पोजीशन में आ जाएगा। इस तरह से ये एक दूसरे के पास पास में ये रोड जो है आ जाएगी। हालांकि ये भी चार्ज है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, इसलिए न्यूट्रल अपने आप को कर दिया इसने। और इस एग्जाम्पल से, इस अपने एक्टिविटी से अपने को ये पता लगता है कि चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट? नो, यस सर, आ गया समझ में। यस चलो एक और देखें इसमें। ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी कैसे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कैसे ट्रांसफर होता है। अब हम देखेंगे कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे उसमें चार्ज जो है एक दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। क्लाउड्स में कौन कौन से चार्जेस वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, कैसे लाइटनिंग होती है, और कैसे कई बार लाइटनिंग जो है अर्थ तक पहुँचती है, सरफेस तक वो पहुँच जाती है। क्या रीज़न है इसका, उसको देखते हैं। ओके, इसको देखने से पहले इसको रीड करो। आशवी रीड यस करो बेटा। सर, charges in atmosphere or atmospheric electricity. Lightning is a dazzling bluish white light produced in the clouds. It is followed by a loud noise called thunder. Till 1752, nobody really knew about the cause of lightning. Benjamin Franklin, by a brilliant experiment, proved that it
was caused by the static electric charges in the clouds. We know that sometimes during rain, thunder and lightning also take place. During rain over the sky, flashes of lights are also observed. This natural phenomenon phenomenon is called lightning. During lightning, strict 10 to 20,000 amperes of electric current flows. The air in the path of the lightning heats up and get hotter than the surface of the sun, about 30,000 degrees Celsius. This causes the flash of lightning. इसको भी रीड कर The लो। thunder that we hear during rain is due to the wave of vibration shock wave which occur due to the enormous amount of heat produced and make the air expand suddenly. Therefore, lightning is a high energy electric discharge accompanied by a large amount of heat and light. This is called between a charged cloud and the ground, between two charged clouds, or even between two oppositely charged proportion of the same clouds. ओके, देखो लाइटनिंग होती क्या है। सबसे पहले तो ये देखो कि जो साइंस का एक्चुअल में जो डेवलपमेंट हुआ, मतलब साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो एक्चुअल में 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डेवलप हुए। अब हुआ क्या कि 1752 तक तो लोगों को यही पता नहीं लगता था कि ये लाइट जो चमकती है जब रेन आती है तो ये होता क्या है। लोग तो इसको समझते थे कि ये तो इंद्र देवता हैं और ये अपने वज्र से इस तरह से इसको हिलाते हैं तो वो लाइटनिंग ऐसे आती है। तो पहले क्या है कि माइथोलॉजिकली इसको ऐसे देखा जाता था, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तब पता लगा कि रियल में ये एक माइथोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि अक्सर अलग अपोजिट जो चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मिलने से इस तरह से ये दिखता है। तो इसमें होता क्या है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि जो ये रेन के टाइम पे जो लाइटनिंग दिखती है ये एक्चुअल में दो अपोजिट जो पार्टिकल्स होते हैं उनके टकराने से इस तरह की लाइटनिंग जो है वो होती है। और ये बताया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, और इसका उन्होंने नाम दिया लाइटनिंग। अब लाइटनिंग में होता क्या है, लाइटनिंग में एक्चुअल में जब ये दो अलग अलग अपोजिट जब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास में आते हैं तो इसमें हीट जनरेट होती है। अब हीट जनरेट होती है तो इसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है और ये ही एनर्जी जो है लाइट के शेप में अपने को देखने को मिलती है। तो जब ये लाइट जब बहुत एक्सेसिवली जब ये एनर्जी एकदम से निकलती है तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर में एयर होगा और एयर एकदम से जब गर्म होगा तो वहाँ पे क्या शॉक वेव जनरेट होती है। शॉक वेव मतलब कुछ वाइब्रेशन जनरेट होता है जिसकी वजह से अपने को लाइटनिंग के साथ साथ साउंड भी सुनाई देता है। जब वो लाइटनिंग होती है उसके साथ साथ साउंड भी आता है और उस साउंड को से ही अपने को पता लगता है कि हाँ ये जो लाइटनिंग है वो कहीं ना कहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं हो रही है। जब ये लाइटनिंग होती है तो जहाँ पे ये बिजली चमकती है उस जगह पे अप्रोक्सीमेट 30,000 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ पे हीट जनरेट होती है। इतनी हीट तो सन में भी नहीं है। सन की जो सरफेस होती है उसमें 15,000 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ पे हीट होती है, लेकिन जब लाइटनिंग होती है तो उसमें इतनी एक्सेसिव हीट होती है कि वो पलक झपकते ही एक अच्छे खासे इंसान को मतलब कि जिसको बोल सकते हैं राख हाँ। बना सकती है। ठीक है, तो इसमें इतनी हीट होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। अगर ये कोई इसके टच में आ जाता है तो वो फिर बाद में बचने के चांसेस उसके नहीं है। तो ये है बात। इसके बाद देखो जो शॉक वेव जो मैंने बताया कि लाइटनिंग के साथ साथ कुछ साउंड भी आता है और इन दोनों को मिला के लाइटनिंग और साउंड इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म मतलब कि लाइटनिंग के साथ साथ जो आवाज़ आती है, गड़गड़ गड़ की आवाज़ आती है और उसी से अपने को पता लगता है कि लाइटनिंग जो है वो हो रही है। ठीक है, आपको एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जब कभी लाइटनिंग होती है ना तो लाइट पहले चमकती है, लाइट आपको पहले चमकती हुई दिखेगी और उसके कुछ सेकंड बाद अप्रोक्सीमेट 10 to 12 सेकंड्स के बाद आपको वो जो आवाज़ है, वो जो थंडरस्टॉर्म की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। कभी जो है बारिश आए, लाइटनिंग हो रही हो तो देखना लाइटनिंग आपको पहले दिखेगी और उसके बाद काउंट करना
काउंट करना, लगभग आपको 10 सेकंड या फिर 12 सेकंड के आसपास उसके बाद में उस लाइटनिंग की आवाज आपको सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि है ना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी जो लाइट होती है ना वो साउंड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। लाइट साउंड से ज्यादा ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। हाँ, लाइट जो होती है ना, जो जिसको आप प्रकाश बोलते हो, तो लाइट जो है ये साउंड से बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है। इसीलिए अपने को पहले लाइट दिखती है और फिर साउंड वेव, जैसे जैसे वो उसके अपने पास में वो साउंड वेव आती है, तब तक वो लाइट जो है वो दिख के वो बंद भी हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने को साउंड जो है वो बाद में सुनाई देता है। इसीलिए कई बार देखा होगा आपने, बार बार में वो साउंड सुनाई देता रहता है। तो उसमें कई बार वो उसमें इस तरह का जो फिनोमेना है वो देखने को मिलता है। लाइटनिंग समझ में आया क्या होता है? यस सर। अब देखो, हाउ टू क्लाउड्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। मैंने बोला कि क्लाउड्स में कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, कुछ अपोजिट चार्जेस होते हैं, वो मिलते हैं तब ऐसा होता है। तो वो आते कहाँ से, वो इलेक्ट्रिक चार्ज आते कहाँ से उस क्लाउड में, उसको देखते हैं। तो इसको अंजनी बेटा रीड करो। How do clouds get electrically charged? Due to the heat of the sun, the warm air and the water vapor rises up. Similarly, the cold air from above sinks down. When the air molecules rub against water molecules, cold currents of air rub against the hot currents of the air. Due to the friction, the election of the electrons of air get transferred to water molecules or vice versa. All this depends upon atmospheric condition. When condensation takes place and clouds are formed, then these clouds have a huge amount of static electric charges. It has been found that positive charge accumulates near the upper part of the cloud and the near negative charge near the lower part of the cloud. ओके, देखो मैंने आपको जियोग्राफी में बताया था क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। क्लाउड्स फॉर्मेशन की एक पूरी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो सरफेस होता है, अर्थ का सरफेस, वहाँ पे एयर जो है वो गर्म होती है, वार्म होती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाते जाते उसमें क्या होता है, उसमें वो जो कंडेंसेशन की जो एक मेथड है वो वहाँ पे उस एयर में लगता है, जिसकी वजह से एयर जो है वापस से श्रिंक होती है और ऊपर जाते जाते वो क्लाउड को फॉर्म कर लेती है। ठीक है, नीचे से जो गर्म एयर जो स्टार्ट हुई थी उठना, वो ऊपर जाते जाते वो एक जगह इकट्ठा होती है और वो ठंडी होती होती होती, क्योंकि ऊपर जैसे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से वो क्लाउड जो है ऊपर जाके फॉर्म होता है। तो ये जो इन्वर्जन होता है ना, वार्म करंट और कोल्ड करंट के बीच में जो ये ट्रांजिशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से यहाँ पे एक्चुअल में ये जो क्लाउड्स हैं उनमें चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं कि इसके ऊपर वाला जो क्लाउड का पार्ट है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है और नीचे वाले पार्ट में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है, इस तरह से। तो ये तो हो गया क्लाउड में किस तरह से चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, या फिर क्लाउड जो कैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। अब देखते हैं हाउ डज लाइटनिंग टेक प्लेस बिटवीन क्लाउड्स। इकट्ठे हो गए, लेकिन अब लाइटनिंग कैसे हो रही है उन दोनों के बीच में, उसको देखते हैं। आज भी रीड करो इसको। How does lightning take place between the clouds? Normally, air is a bad conductor of electricity. However, when two clouds at different heights having a huge amount of positive and negative static charge approach each other, the air becomes a good conductor of electricity. This phenomenon is called the electric discharges. The spark due to electric lighter used to ignite cooking gas in the kitchen is another example of electric discharge through the air. Thus, the electrons from the negatively charged cloud push their way through air so as to reach the positively charged clouds at different heights. In doing so, the air gets white hot and hence a dazzling blush white streak of light of formed, which is called lightning. Because of this intense heat produced, the air suddenly expand and send out huge pressure waves. These waves produce claps of thunder. ओके, देखो कैसे ये लाइटनिंग होती है, उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा
दो अलग अलग क्लाउड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे दो अलग अलग क्लाउड्स हैं, ये एक क्लाउड ऊपर की साइड में है, एक क्लाउड ये नीचे की साइड में है। मैंने बताया कि क्लाउड के नीचे की साइड में हमेशा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ऊपर की साइड में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। Positive. तो नीचे वाला जो क्लाउड है उसमें भी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ऊपर की साइड पॉजिटिव चार्ज और नीचे की साइड नेगेटिव चार्ज। अब देखो होता क्या है कि जब ये, वैसे तो एयर जो है वो एक कंडक्टर नहीं है, मतलब अच्छा कंडक्टर नहीं है ये इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन फिर भी जब ये इस तरह से क्लाउड जो है अपने एक दूसरे के पास में आते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिव चार्ज, देखो ऊपर वाले क्लाउड का नेगेटिव चार्ज और नीचे वाले क्लाउड का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और ये जो अट्रैक्शन जब होगा तो इसमें इसके दोनों के बीच में जो एयर होगी ना, यहाँ पे जो एयर होगी वो इस चार्ज का एक्चुअल में कंडक्टर की तरह काम करेगा। और जब ये कंडक्टर की तरह काम कर रहा है ये एयर, तो उसमें जब ऊपर वाले क्लाउड से नीचे वाले क्लाउड में जब ये ट्रांसफर होता है इस इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसी वक्त जो क्या होता है आपको वो लाइटनिंग जो है वो दिखती है। क्यों? क्योंकि जब वो ट्रांसफर जो होता है ना एक दूसरे का, उसमें क्लाउड में जब एक दूसरे चार्ज का ट्रांसफर होता है उस वक्त यहाँ पे बहुत तेज हीट जनरेट होती है और इसी हीट की वजह से आपको ये जो लाइटनिंग है वो देखने को मिलती है। और जब हीट जनरेट होती है तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ये जो है यहाँ पे एयर जो है उसमें वाइब्रेशन जनरेट होता है और उसी की वजह से अपने को वो जो गड़गड़ाहट जो आवाज़ आती है एक लाइटनिंग के टाइम पे वो अपने को सुनाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से दो क्लाउड के बीच में अपने को लाइटनिंग जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. चलो अब देखते हैं कि हाउ डज लाइटनिंग स्ट्राइक ए बिल्डिंग। मतलब कई बार क्या होता है कि ना सिर्फ दो क्लाउड के बीच में से लाइटनिंग होती है बल्कि क्लाउड से जमीन के ऊपर भी ये लाइट जो है, कई बार आपने सुना होगा कि वहां पे बिजली गिर गई, ऐसे आपने सुना होगा। Yes, sir. तो वो क्या होता है, वो जो लाइटनिंग है वो एक्चुअल में जो अर्थ के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ में वो जो अपने जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसको ट्रांसफर करती है। इस वजह से वो अपने को लगता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है एक्चुअली में जो लाइटनिंग है वो अर्थ के ऊपर गिर रही है। वो एक्चुअली में गिरती नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे से मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका ट्रांसफर जो है वो आपको देखने को मिलता है, इस वजह से अपने को ऐसा लगता है। तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, इसको देखते हैं। सौम्य इसको रीड करो बेटा। How does lightning strike a building? Imagine a cloud negatively charged at its base, passing passing over a high-rise building. The cloud induce positive charge on the top of the building and negative charge at its base due to electric introduction. इंडक्शन। As the induction, as the positive charge attract negative charge, therefore the free electrons from the cloud start pushing their way through the most air. These forms a sort of conducting path. When these electrons reach the building, suddenly all the charge in the cloud flow into the building. Use the lightning streaks with a devastating effects of sight the building on fire. ओके देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये जो ऊपर जो क्लाउड जो है ये यहाँ से पास हो रहा है, क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे की साइड में नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये जहाँ से पास हो रहा है वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और जैसे मैंने आपको बताया कि इंडक्शन का जो रूल होता है उसमें क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक दूसरे एंड पे अपना अपना एक तरह से एक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर के साइड में ये जो बिल्डिंग के है ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, बिल्डिंग के बेस में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, जो अर्थिंग जो जहाँ पे होती है ना वहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मॉइस्ट एयर है, यहाँ पे मॉइस्चर है एयर में, वो इसको कंडक्शन प्रोवाइड करवाता है और जब इस तरह से ये एक दूसरे के ट्रांसफ़र करेंगे इस चार्ज को और उसी वक्त आपको ये जो लाइटनिंग है वो देखने को मिलेगी और वो जो आवाज़ है वो आपको सुनने को मिलेगी। इस मोइस्ट एयर की वजह से ये कंडक्शन होता है और इसी वजह से ट्रांसफ़र होता है इन चार्ज पार्टिकल्स का एक बादल से बिल्डिंग्स के अंदर। और इसलिए आपको फील होता है कि बादल से जो है वो बिजली जो है नीचे गिर रही है, एक्चुअल में गिरती नहीं है, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है इनका
इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स का। ओके, और ये कई बार जो है ऐसे बिल्डिंग के ऊपर आग लगना या ऐसी चीज़ें भी अपने को देखने को मिलती है, क्योंकि ये बताया भी आपको इस लाइटनिंग में हीट होती है 30,000 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसी से भी संपर्क में आएगा तो वहाँ पे श्योर सी बात है कि वहाँ पे फायर होगा, मतलब कि वहाँ पे आग लगने का आपको दिखेगा कि वहाँ पे आग लग रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल्डिंग्स में भी लाइटनिंग जो है वो होती है। अब देखो, हाउ टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। जब ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब कि बादल तो बनेंगे, बादल तो ऐसे पास में से निकलेंगे, बिल्डिंग्स भी बननी है बड़ी बड़ी, तो उनमें इस फिनोमेना को होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। ओके, देखो, हाउ टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग होने से कैसे बिल्डिंग्स को बचाएं। तो इसका देखो सबसे बेस्ट मेथड तो ये है कि आप डिफेंसिव होने की बजाय ऑफेंसिव हो जाओ। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि लाइट आपके ऊपर अटैक करे उससे पहले ही आप लाइट के ऊपर अटैक कर दो। ठीक है, थोड़ा मजाक लग रहा होगा कि हम लाइट के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। कैसे? देखो, देखो इस तरह से बिल्डिंग होती है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप लाइटिंग के ऊपर अटैक करो, जब तक कि पहले आप पे लाइट आपके ऊपर अटैक करे उससे पहले आप लाइटिंग के ऊपर अटैक करो। तो कैसे करेंगे? इसके लिए आप क्या करोगे, बिल्डिंग जो होती है ना उसके पैरेलल ऊपर से लेकर नीचे तक आप एक लाइटनिंग कंडक्टर का एक वायर जो है उसको लगाओगे, और इस वायर को ज़मीन में अ, उसको ले जाके आप यहाँ पे ये कॉपर प्लेट होती है उससे अटैच कर दोगे अर्थ के अंदर। ठीक है, ज़मीन के अंदर कॉपर प्लेट से आपने अटैच करते हुए एक वायर को निकाला जो कि इस बिल्डिंग से अटैच होके ऊपर तक जा रहा है, और ऊपर जाके ये इस तरह से खुला रहता है ऊपर। ये जैसे फ्लैग होता है ना, फ्लैग का जो पोल होता है उस तरह से यहाँ पे ये ऐसे ओपन रहता है। अब मैंने आपको बताया कि इंडक्शन का एक रूल है, उसमें क्या होता है कि ऊपर यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इस वायर में भी पॉजिटिव चार्ज होगा, नीचे यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो लाइटनिंग कंडक्टर का जो वायर है इसका मेटल कुछ ऐसा होता है कि ये जो है बार अपने अपोजिट के जो इलेक्ट्रिक जो चार्जेज है उसको ये अपनी तरफ इकट्ठा करता है, अपनी तरफ आकर्षित उसको करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ये अपनी तरफ। यस एंड नो? Yes, sir. तो जब ये नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट कर रहा है तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में इसके आसपास में जो भी नेगेटिव चार्ज होगा ना इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब मान के चलो यहाँ से कोई क्लाउड जो है इसके पास से ऐसे निकल रहा है, तो इसके क्लाउड के नीचे की साइड में नहीं नेगेटिव चार्ज, ये अब इस क्लाउड को खुद से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई तू पहले मेरे ऊपर मेरे पास में आ, और ये जो चार्ज है ना इसको मेरे को दे के चला जा। पहले आप अटैक करो, इससे बढ़िया है कि आप पहले ही मेरे को ये दे जाओ। तो ये क्या होगा कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज को, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको ये अट्रैक्ट करेगा, और इस वायर के थ्रू ये जब इस क्लाउड के पास, ये क्लाउड इसके पास में से गुजरेगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये इस वायर के थ्रू जाएगा कहाँ पे, सीधा का सीधा बिल्डिंग के ऊपर नहीं, ये इस वायर के थ्रू सीधा जाएगा कहाँ पे, ज़मीन में, अर्थ में। और ये कॉपर प्लेट से होता हुआ इस पूरी अर्थ में एज ए अर्थिंग जो है ये फैल जाएगा, और ये जो यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो इकट्ठा हो रहा है ना ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो करंट है नेगेटिव चार्ज जो क्लाउड में है उसको अट्रैक्ट करता है, और अपने वायर के थ्रू जो कि एक लाइटनिंग कंडक्टर वायर है उसके थ्रू ये इस चार्ज पार्टिकल्स के इस इलेक्ट्रिक चार्ज को अर्थ में पहुंचा देता है, और इससे ये अर्थिंग को कंप्लीट करता है। और अर्थिंग कंप्लीट होते ही ये जो इसका इफेक्ट है, जो कि लाइटनिंग का जो इफेक्ट है कि ये पूरी एनर्जी इसके ऊपर डालेगी, उससे पहले ही ये उस एनर्जी को अर्थ तक पहुंचा रहा है डायरेक्टली, ना कि बिल्डिंग में कहीं इसको और कहीं पहुंचाने से। तो इस तरह से जो है इस लाइटनिंग कंडक्टर की सहायता से आप जो है ये जो लाइटनिंग है इसको बिल्डिंग पे नुकसान पहुंचाने से आप बचा सकते हो। और ये जो है ये मेथड बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, अपने यहाँ अभी जो चल रहा है उससे करीब
250 ईयर्स एगो उन्होंने इस तरह का ये आइडिया बताया था कि आप लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि ये जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इसको आप अर्थ में पहुंचा सको। ठीक है, तो ये ही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बताया ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़। ओके, नेक्स्ट देखो लाइटनिंग सेफ्टी। ये तो हो गया बिल्डिंग्स को बचाना। अब है कि लाइटनिंग को आप, लाइटनिंग हो रही है और आप घर में हो तो आपको क्या करना चाहिए, घर से बाहर अगर आप सड़क पे चल रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो तो क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। कोई भी खुला जो जगह है वो सेफ नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वो लाइटनिंग जो है वो एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो सकती है। हियरिंग ऑफ थंडर इज an alert to rush to a safer place. A house or a building is a safe place if it is provided with lightning conductor. मतलब ये बिल्डिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें लाइटनिंग कंडक्टर लगा हो, वो बिल्डिंग सबसे सेफ है। बाहर घूमोगे सेफ नहीं है, कहीं और घूमोगे सेफ नहीं है, लेकिन इस तरह की कंडक्टर लगा हुआ कोई लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ कोई बिल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा सेफ है। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इन ए कार और ए बस, इफ़ you are safe inside, provided the doors and windows of the vehicle are shut. जब कभी आप गाड़ी में चल रहे हो या कोई बस में चल रहे हो, उस वक्त आपको क्या करना है, अपने जो गाड़ी के जो ग्लासेज है उसको बंद कर लेना है, और अपने जो गाड़ी के दरवाजे हैं वो बंद होने चाहिए। उससे क्या होगा, लाइटनिंग होगी ना, तो लाइटनिंग उस गाड़ी के मेटल से होते हुए अर्थ में पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली, आपके वो टच भी नहीं होगी। अगर आपने उसको ओपन कर रखा है तो वो जो है उसको स्पेस मिल जाता है इधर उधर फैलने का। इस वजह से आपको जब कभी गाड़ी में जा रहे हो, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म अगर हो रहा है, शीशे बंद कर लो, सबसे पहला काम। ठीक है, तो ये है मेथड, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स देखो, सबसे पहले लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म। अंजनी इसको रीड करो बेटा। During a thunderstorm, thunder and lightning occur together, but we see a flash of lightning first and hear the thunder after a few seconds. The time difference what we sense is due to the speed at which the sound and light travel. Light travels so quickly, about 3 lakh kilometers in 1 second, that we see a bright flash of lightning instantly. Sound, on the other hand, travels more slowly than the light at about 340 meters per second second through air. Therefore, we can see light in an instant, but it takes a while to hear thunder. During a storm, we wait until we see a flash of lightning, then start to occur. Count slowly. For every count of 3, the storm is roughly 1 kilometer away. If we see the lightning and hear thunder at just about the same moment, watch out. The storm could be right above us, only few hundred feet away. ओके, देखो आप जो है ना, इससे आप ये भी पता लगा सकते हो, जो भी मैंने बताया था ना कि लाइटनिंग पहले दिखती है, थंडर आपको बाद में सुनाई देता है, तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि कितनी दूर आपसे वो है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब कभी ऐसे लाइटनिंग आपको दिख रही है, आप काउंट करना स्टार्ट करो। अगर आपने जैसे मान के चलो काउंट कर रहे हो और 3 काउंट किया, मतलब 1 2 3 ऐसे काउंट किया, मतलब 3 सेकंड के बाद में अगर आपको वो थंडर स्टॉर्म का जो आवाज़ है वो सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपसे वो जो है 1 किलोमीटर दूर ही आपके से वो लाइटनिंग जो है वो है। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कितनी दूर आपसे वो है। जितनी ज़्यादा दूर होगी उतना ही टाइम लगेगा आपको वो काउंटिंग करने में। मैंने बताया था ना 10 to 12 सेकंड आपको लगता है वो सुनने में, तो वो एक एवरेज है, मतलब कि लगभग इतना टाइम लगता है कि आपको सुनने में। ऐसा नहीं है कि इतना ही टाइम लगेगा, कभी 3 सेकंड में भी सुनाई देता है, कभी 15 सेकंड में भी सुनाई देता है। दूर होगा तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, तो वो जितना टाइम वो ट्रेवल करेगा साउंड, उतना ही टाइम आपको वो सुनने में लगाएगा। ठीक है, तो इससे आप एक रफली एक आइडिया बता सकते हो कि कितनी दूर आपसे वो थंडरस्टॉर्म है। इलेक्ट्रिक स्पार्क, अंजनी। Yes, sir. An electrical spark is an electrical discharge, flow of electric charges through air, vacuum, or any other gas.
we would have seen these sparks and electrical switches. Switch off all the lights at night and then observe the switch closely. When we switch off the fan, switch off the fan switch, we will most likely see a small flash or light. This is an electric spark. This is due to the charges jumping across the small gap formed when the switch is being turned off. Lightning is one of the example of a huge electrical spark in the atmosphere. The flash of light that we see is due to the air molecules begin heated up to a very high temperature. तो वो इलेक्ट्रिक स्पार्क ऐसे होता है कि जब कभी आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को एक साथ लगाते हो, एक साथ जब अटैच करते हो, तो वो जो अटैच करने का जो फर्स्ट जो मोमेंट होता है उसी वक्त आपको वो जो स्पार्क है, मतलब वो जो चिंगारी है, वैसा कुछ आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम से वो जो ट्रांसफर है वो वहाँ पे अकर होता है, वहाँ पे वो एक्चुअल में स्टार्ट होता है, जिस वजह से वो स्पार्क जो है आपको दिखता है। एक बार अटैच होने के बाद तो वो स्पार्क नहीं दिखेगा आपको बार बार, लेकिन अगर आप बिल्कुल देखोगे कई बार कई बिजली के पोल होते हैं, उसके जो वायर है अगर वो सही से टच नहीं है तो वहाँ पे स्पार्क होता रहता है, चिंगारी उठती रहती है। वो क्यों? क्योंकि वो सही से उसके वायर टच वहाँ पे अटैच नहीं है। अगर वो वायर अटैच नहीं है तो वहाँ पे उस दोनों वायर के बीच में जो ट्रांसफर है, वो जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज का जो ट्रांसफर है वो इतना स्मूथली नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो जो स्पार्क हुआ है आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो बार बार में जो है उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है उस इलेक्ट्रिक चार्ज को। इसी वजह से आपको वो वहाँ पे स्पार्क आपको कई बार बिजली के जो खंभे होते हैं, इलेक्ट्रिक जो पोल्स होते हैं, उनको देखने को मिलता है। इसके बाद में है रेन। अंजनी। Water from the water bodies on the surface of the earth gets converted into water vapor by evaporation, goes into the atmosphere, and then rises up in the air. The water vapor then condenses on dust particles to form tiny water droplets which float in the air in the form of clouds. These water droplets, by colliding against each other and stick together to form bigger water droplets. When these water droplets become too heavy to float, they come down as rain. ये तो मैं आपको ज्योग्राफी में बता चुका हूँ रेन कैसे बनता है। एक्चुअल में जो प्रेसिपिटेशन का जो एक फेनोमेना है जो कि जियोग्राफी में आपने पढ़ा है, उसी को रेन बोलते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। यहाँ पे देखो एक नोट लिखा हुआ है, द सेइंग दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस इज रॉन्ग। ऐसे बोला जाता है कि एक सिंगल जगह पे वापस से वो लाइटनिंग जो है वो अकर नहीं होगी, मतलब वापस से वहाँ पे वो लाइटनिंग दिखेगी नहीं। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि शायद हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो इतना एक लाइटनिंग में ही वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका होता है अर्थिंग में, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो इस वजह से दूसरी बार वहाँ पे होने के चांसेस नहीं बनते। लेकिन ये मिथ है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पे लाइटनिंग जो है ना पूरी तरह से वो चार्ज को, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको वहाँ पे ख़त्म नहीं कर पाती है, इस वजह से वहाँ पे दोबारा से लाइटनिंग हो सकती है। ठीक है, वंस द स्टेप ladder forms the conducting path, charges flow through this path many times in rapid succession, so lightning strikes again and again at the same place with intervals of the few tenths of the milliseconds। मतलब कुछ सेकंड्स के बाद में ही वो एक्चुअल में आपको देखने को मिलती है, बार बार में सेम प्लेस पे आपको वो लाइटनिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। इट हैज़ इवन स्ट्रक मोर देन 40 टाइम्स एट द सेम स्पॉट। एक जगह पे कम से कम 40 टाइम तक भी वो आपको देखने को मिल सकती है। मिली सेकेंड मतलब पलक झपकने में जितना टाइम लगता है ना, उससे भी कम टाइम में वो ऐसे स्पार्क होता है, मतलब कि बार बार में वो लाइटनिंग जो है वो 40 टाइम्स तक आपको देखने को मिल सकती है। इट इज़ सो क्विक दैट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर आई टू डिटेक्ट, बट इफ़ वी ऑब्जर्व द लाइटनिंग वेरी क्लोजली वी विल नोटिस ए ब्राइटनिंग एंड डिमिंग। मतलब कि वहाँ पे जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है ना, उस तरह से वो वहाँ पे एक्चुअल में लाइटनिंग होती है फिर नहीं होती है, लाइटनिंग होती है फिर नहीं होती है। लेकिन वो मिली सेकेंड के भी इतने कम 10th ऑफ मिली सेकेंड में जब वो ऐसा फिनोमेना हो रहा है, तब अपनी आंखें जो है उसको पहचान ही नहीं पाती। अपने को तो सिर्फ वो बड़ी सी लाइटनिंग दिखती है। अगर आप उसको स्लो मोशन में देखोगे आपको वहाँ पे लगेगा कि एक बार लाइटनिंग हुई फिर ऑफ हो गई, फिर लाइटनिंग हुई फिर ऑफ हो गई, ऐसे 40 टाइम्स तक वो है लाइटनिंग वहाँ पे एक सेम स्पॉट पे वो देखने को मिलती है। This is called the strobe effect, somewhat like the lights at a disco। डिस्को में जैसे लाइट होती है ना, डिस्क में जैसे लाइट होती है बार बार में वो बंद होती है चालू होती है, वैसे कुछ ये जो लाइटनिंग है वो वहाँ पे दिखती है मिली सेकेंड के टाइम में। इसलिए आपको वो समझ में ही नहीं आता अपनी आंखों को कि वो बंद भी हो रही है कि नहीं हो रही। अपने को लगता है कि ये कंटिन्यूस जो लाइट है वो जल रही है। ठीक है, तो
ये आपको स्टॉप जो इफेक्ट है उसका भी पता होना चाहिए। समझ में आया स्टॉप इफेक्ट क्या होता है? Yes, sir. चलो अब देखते हैं कि जब थंडरस्टॉर्म आता है, लाइटनिंग होती है, तो आपको क्या करना चाहिए जब आप आउटसाइड में हो या फिर आप इनसाइड में हो। आउटसाइड मतलब आप घर से बाहर हो तो आपको क्या करना चाहिए, इसको बताएगी सौम्या। Online only closed vehicles are safe for lightning. Open vehicles such as scooters, motorbikes, open cars, tractors, trailer, trail, trailer, ट्रेलर्स। trailers carrying tra- trailers carrying machinery are not safe. Out of Get out of these vehicles immediately. Open field, tall trees, shelters in parks, bridges, etc. do not protect us from lightning. Carrying an open umbrella also invites lightning. It is better to take shelter under a small tree. It is better to crouch in open as shown in fig. This way, minimum part of your body is exposed to lightning. Streak do not lie flat on the ground because you expose more surface area to lightning. ओके, देखो सबसे पहली बात तो अगर घर से बाहर हो आप, तो जो गाड़ियों में जब आप ट्रेवल करते हो तो ओपन नहीं होनी चाहिए, खिड़की बंद होनी चाहिए, गाड़ी बंद होनी चाहिए, वही गाड़ी सेफ है। उसके अलावा कुछ भी है, मोटरसाइकिल पे हो, स्कूटर पे हो, ट्रैक्टर पे हो, किसी पे भी हो, वो कोई भी सेफ नहीं है। किसी बड़े पेड़ के नीचे भी आपको खड़ा नहीं होना। जब कभी लाइटनिंग आ रही होती है तो किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना, या फिर आपको खुले मैदान में भी नहीं जाना। कोई छोटा सा कोई पेड़ हो ना, उसके नीचे आप खड़े हो सकते हो, छोटा सा पेड़, वो सेफ होता है। जबकि बड़ा पेड़ जो है वो ज़्यादा एक्सपोजर में होता है क्लाउड्स के, तो उसके थ्रू भी वो लाइटनिंग जो है ज़मीन में आ सकती है अर्थिंग के रूप में, और वहाँ पे आप अगर खड़े हो तो आपको भी वो लाइट जो है इफेक्ट कर सकती है। ये तो हो गई कि कैसे आपको पेड़ों के नीचे जाना है। बड़े पेड़ के नीचे नहीं जाना, छोटा सा कोई पेड़ हो उसके नीचे जाके बैठ जाना है। कैसे बैठना है? इस तरह से, यहाँ पे ये दिखाया गया। आप ओपनली भी बैठ सकते हो और ऐसे भी आप बैठ सकते हो। इससे जो है आपका एरिया जो है वो मिनिमम हो जाएगा लाइटनिंग के एक्सपोजर में, ठीक है, जिस वजह से आपको वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप घर के अंदर हो तो आपको क्या करना है वो देखो सौम्या, इसको भी रीड करो बेटा। Lightning can stick the explode metal pipes, telephone wires, TV antennas, and electric wires. Avoid connect with these during lightning storm. Use only mobile phone that you are connecting the person who also has mobile phone. Do not call through a landline as in doing so you may endanger his life. It is better to unplug appliances like computer, TVs, landline telephones, etc. Do not take bath as you can receive lightning shock through metallic water pipes. ओके, देखो जब कभी लाइटनिंग होती है तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वायर से कनेक्ट है, मेटल पाइप हो, कोई वायर से कनेक्ट हो, उन सब चीज़ों से दूर होना है। जैसे टेलीफोन वायर होता है, लैंडलाइन का जो कनेक्शन होता है, टीवी एंटीना होता है, टीवी से जो एंटीना से जो टीवी चलता है, वो इलेक्ट्रिक कोई भी वायर है उससे दूर रहना है। या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आपके वायर से चल रही है घर में, जैसे लैपटॉप है या फिर कुछ और जो किचन के जो अप्लायंसेस होते हैं वो है, उनको आपको सबको अनप्लग कर देना है, मतलब उसको आपको बाहर निकाल लेना है स्विच से, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। दूसरी चीज़, कभी भी कॉल करो ना तो कॉल करना चाहिए किसी को, लैंडलाइन पे कॉल नहीं करना चाहिए लाइटनिंग के टाइम पे। आपको मोबाइल फ़ोन से मोबाइल फ़ोन पे आपको फ़ोन करना चाहिए, बात करनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि वो कनेक्ट नहीं रहेगा एक दूसरे से, किसी वायर से कनेक्ट नहीं है, और वो ज़्यादा सेफ है। अगर आपने किसी को ऐसे किसी इंसान को कॉल किया कि लैंडलाइन पे आपने कॉल किया
अब आपने तो वायरलेस फ़ोन से आप कॉल कर रहे हो, लेकिन सामने वाला तो लैंडलाइन से फ़ोन उठा रहा है, तो वो ज़्यादा एक्सपोजर में आ जाएगा फिर लाइटनिंग के, उसकी ज़िंदगी जो है वो डेंजर में आ जाएगी। इसलिए आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना चाहिए, ना कि लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। और बाकी ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो मेटेलिक जो चीज़ें होती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में जो है वो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो इन्हीं से आपके घर तक पहुंचता है। सम यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं, उनको देखो। आसवी। It believed that lightning played an important role in the evolution of life on the earth. Second, when the lightning passes through the air, the nitrogen and the oxygen in the air combine to form nitric oxide gas. The nitric oxide gas reacts with more oxygen to form nitrogen dioxide gas. The nitrogen dioxide gas then dissolve in water droplets in the clouds to form traces of nitric acid. When it rains, the nitric acid in very dilute form reaches the earth. The nitric acid then reach with soil carbonate such as calcium carbonate and magnesium carbonate to form soil nitrates. The soil nitrates are excellent fertilizers and help in growth of plants. Third, a part of oxygen change to ozone when the lightning discharge pass through air. The ozone so formed then protect us from the harmful radiation coming from the sun. ओके, देखो, सबसे पहली बात तो कि जो अपनी लाइफ है अर्थ के ऊपर, उसके एवोल्यूशन में इस लाइटिंग का काफ़ी अहम रोल होता है, क्योंकि कई बार जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये अलग अलग जो लाइफ होती है उसके लिए ये यूज़फुल होती है। जैसे अपने एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। अगर लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन करने की जो पावर है या फिर जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, और ये अपने एक दूसरे से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाते हैं लाइटनिंग के टाइम पे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो बाद में रिएक्ट करती है और ज़्यादा ऑक्सीजन से, और फिर बाद में ये क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है ये घुल जाती है जो एयर में मौजूद जो ड्रॉपलेट्स होती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स, मतलब कि जो आप वाटर ड्रॉपलेट्स को आप ऐसे समझ सकते हो, जो वाष्प होती है एयर में, जो मॉइस्चर होता है, उससे ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये रिएक्शन करती है, और अल्टीमेटली ये क्या बनाती है, फिर बाद में क्लाउड्स में जो ये वाटर वेपर है इससे ये रिएक्शन करती है, अल्टीमेटली नाइट्रिक एसिड बनाती है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड बन गया। अब जो नाइट्रिक एसिड है रेन के साथ में ज़मीन पे आता है, और ज़मीन पे आने पे ये जो है ये अर्थ में जो सॉइल में जो कार्बोनेट्स होते हैं, अलग अलग तरह के कार्बोनेट्स होते हैं, उससे रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा ये रिएक्शन करके, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा ये मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके अलग अलग चीज़ जो है ये फॉर्म करेगा। जैसे सॉइल में नाइट्राइट्स बनाएगा, नाइट्रेट्स बनाएगा, और जो नाइट्रेट्स जो है ये एक्चुअली फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब ये कार्बोनेट से रिएक्शन करता है ना, तब ये नाइट्रिक जो एसिड है ये बनाता है नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स जो है ये पौधों के लिए ज़रूरी होता है। जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन जो गैस होती है ना वो एक्यूमुलेट होती है और ओजोन के एटम में बदल जाती है। जो ऑक्सीजन का जो एटम है ना ये किसी दूसरे ऑक्सीजन के दूसरे एटम से जैसे ये O2 है तो इसका 1 जो O जो है ये इससे रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा O3। इस तरह से ओजोन से O3 बना तो ये O3 क्या है, ये ओजोन है। लाइटनिंग के टाइम पे ओजोन लेयर जो है ये इसमें ओजोन के जो एटम है वो उनका फॉर्मेशन होता है। ये जो ओजोन लेयर है और ज़्यादा मोटी होती है। इसी से क्या होता है कि अपने को जो हार्मफुल जो रेडिएशन है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। सन की जो हार्मफुल रेडिएशन है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है और अपने को यूवी रे से ये प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं लाइटनिंग की वजह से ये होती है। कोज ऑफ लाइटनिंग डिड यू नो, इसको और देख लेते हैं। कोज ऑफ लाइटनिंग देखो, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव अपवर्ड while the water drop move downwards. Due to friction, the positive charges collects near the upper edges of the clouds and the negative charges accumulate near the lower edges of near the lower edges. If the charges are too much,
so that air no longer remain bad conductor of electricity and flow the charge. Hence, positive and negative charge meet, producing strikes of bright light and sound. We see strikes as lightning. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे लाइटनिंग बनती है, कैसे क्लाउड फॉर्म होता है, उससे कैसे लाइटनिंग बनती है. क्लाउड फॉर्म कैसे होता है? जब एयर नीचे से गर्म होकर ऊपर जाती है, ऊपर जाके ठंडी होती है, तो ये जो ठंडी और जो गर्म एयर है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन से वहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज एनर्जी डेवलप होती है, और वो जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज जो वहाँ पे जो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपर साइड में इकट्ठा हो जाता है क्लाउड्स के, नेगेटिव चार्ज नीचे की साइड में इकट्ठा हो जाता है. जब कभी दो क्लाउड ऐसे एक पास में आएंगे तो वहाँ पे ये जो चार्ज है इतना ज़्यादा होता है कि वो जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो इसको कंडक्टर की तरह काम में प्रोवाइड करवाता है अपना मेथड, सॉरी अपना मीडियम. और जब ये इलेक्ट्रिक जो एयर है ये कंडक्टर की तरह काम करता है तो यहाँ पे लाइटनिंग जो है आपको देखने को मिलती है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, जब वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो पास होती है उसकी वजह से यहाँ पे लाइटनिंग होती है और साउंड आता है, उसी को बोलते हैं लाइटनिंग. डिड यू नो it is not wise to take shelter under a tall tree or a high building during lightning storm. ये बाकी चीज़ें बता चुका हूँ कि बड़े पेड़ के नीचे आपको नहीं रहना है, बड़ी किसी बिल्डिंग के नीचे नहीं रहना है. इट इज़ बिकॉज ईच लीफ ऑफ द टॉल ट्री एक्ट्स एज द लाइटनिंग कंडक्टर. जो पेड़ की जो पत्तियाँ होती है ना वो लाइटनिंग कंडक्टर की तरह काम करती है. वहाँ पे जो ना वो अगर वहाँ पे से कोई क्लाउड आ रहा है तो वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो पत्तियों के थ्रू पेड़ में आता है, पेड़ से अर्थ में आता है, तो इस वजह से वो पेड़ जो है पूरी तरह से कंडक्टर की तरह काम करेगा. और कंडक्टर जब भी होता है, मैंने बताया वहाँ पे एनर्जी होती है, हीट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वहाँ पे खड़ा होना बहुत डेंजरस होता है. फर्दर मोर बींग शेल्टर बींग हायर इट इज़ नियरर टू द क्लाउड्स. दिस इज वे इज परफेक्ट कंडीशन ऑफ द लाइटनिंग टू स्ट्राइक. Similarly, a tall building without lightning conductor will invite a lightning bolt. ठीक है, ऐसे ही बड़ी बिल्डिंग में होता है. इलुस्ट्रेशन देखो, व्हाट आर लाइटनिंग कंडक्टर्स एंड वेयर दे आर यूज्ड. लाइटनिंग कंडक्टर का आपको पता है कि ये मेटल वायर्स होते हैं और इनका यूज होता है कहाँ पे? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में. ठीक है, एक नॉलेज एनहांसर नाम से छोटा सा पॉइंट. अर्थिंग का मैंने बता चुका हूँ, फिर भी देख लो. अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि इट इज सिंपल टर्म वी कैन से आवर अर्थ इज द सिंक ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट. मतलब अपने अर्थ में इतना सारा करंट है, अपने अर्थ में ही बहुत सारा करंट है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है बाहर के करंट को. तो जब कभी ड्यू टू इट्स लार्ज साइज अर्थ इज एबल टू बिहेव लाइक ए सिंक टू एनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग. मतलब कि कोई भी बाहर से कोई चार्ज आप इसको दोगे तो ये ऑलरेडी इतना चार्ज है अर्थ में कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. You must have seen some long metal pole or rod on top the buildings, or you always see a third pin in the plugs we use in our homes. The rod on the top and also the third pin in our plug is connected to the earth to provide safety to our buildings and equipments. देखो, जो अर्थिंग जो होती है ना उसमें होता क्या है कि अर्थ इतना सारा ऑलरेडी इसमें करंट है, ऑलरेडी इसमें इतना सारा चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें स्टोर है, तो जो बाहर से जो इसको इलेक्ट्रिक चार्ज जो मिलता है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है. बिल्डिंग का आपने देख लिया इलेक्ट्रिक कंडक्टर कैसे काम करता है. क्लाउड जो कंडक्टर जो रोड जो थी कैसे काम करती है. आपने घरों में देखा होगा तो इस तरह से पिन होती है अपने घरों में, जो इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होते हैं उसमें दो पिन नीचे और एक पिन ऊपर होती है. ये जो ऊपर वाली पिन है इसका काम ही ये होता है, ये जो ऊपर वाली पिन का जो वायर है ना, ये अपने घर में वायर जब फिटिंग होती है तो उस वक्त इसमें से वायर निकाल के और इसको ज़मीन के अंदर दाब दिया जाता है. मेटल एक पीस से इसको ज़मीन में अटैच कर दिया जाता है. इसको क्यों करते हैं? जब कभी भी देखो इस दो नीचे जो दो वायर जो दो होल होते हैं, एक प्लग में दो होल होते हैं नीचे वाले, इसमें एक तो होता है मेन फेज, एक तो होता है मेन फेज जिसमें लाइट फ्लो हो रही है, एक होता है न्यूट्रल जिसमें से लाइट वापस से बैक जाएगी, जिससे ये पूरा सर्किट बनेगा और वो जो अप्लायंसेस है वो काम करेगा. लाइट है तो लाइट का, बल्ब है तो बल्ब जलेगा, फैन है तो फैन चलेगा. तो इसमें से लाइट आती है, यहाँ से वो उस अप्लायंसेस से होते हुए न्यूट्रल में जाती है, तब ये जो है ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है और ये जो अप्लायंसेस है काम करता है. अगर मान के चलो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे इसमें कुछ ऐसे हो गया कि कुछ स्पार्क्स हो गए या फिर कुछ ऐसा हुआ कि अलग अलग वायर जो है वो टच हो गए, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक जो करंट है, जो शॉक है, वो इस अप्लायंसेस को ख़राब ना करे,
इसलिए ये जो थर्ड वायर जो है, ये थर्ड वायर से वो एक्सेसिव जो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो इस थर्ड पिन से होते हुए कहाँ जाएगा, अर्थ में जाएगा, और अर्थ जो है उस इलेक्ट्रिक करंट को न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है बिल्डिंग्स में। बड़ी बिल्डिंग होती है, एक वायर होता है बड़ा सा, ये वायर जो है मेटल पीस से जुड़ा हुआ होता है ज़मीन में, और इससे ये जो है अर्थिंग का काम करता है। अगर लाइटनिंग हो रही है तो वहाँ से जो एक्सेसिव जो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको अर्थ में दे रहा है। ऐसे ही कभी कभी आपने देखा होगा, अच्छा आपको एक ट्रिक बताता हूँ। गर्मियाँ होती हैं, समर्स, कूलर का काम घर में लगभग काम में आता है कूलर, और कई बार ऐसे होता है कि कूलर में करंट भी आता है, देखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. तो कूलर में करंट ना आए उसका तरीका बताता हूँ मैं आपको। एक काम करना, कभी भी कोई कूलर पे करंट आए ना, तो उस कूलर के कहीं पे भी एक वायर को बांधना, मेटल के वायर को, ठीक है, उसको ऊपर से छीलना और उसको ऊपर से बांध देना कहीं पे भी, उस कूलर के मेटल की बॉडी होती है कूलर में, मेटल की बॉडी में कहीं पे बांध देना, और उस वायर को ज़मीन में दबा देना या फिर ज़मीन के उसको टच कर देना। इससे क्या होगा, एक्सेसिव जो करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है, जो आपके बॉडी से आपके अर्थ में जा रहा है, वो ऑलरेडी उस वायर से अर्थ में चला जाएगा। आप उसके टच करोगे, अर्थ आपको फील नहीं होगा, करंट आपको नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे तो आप सर काम वो कर तो सकते हैं। अर्थ में, हाँ, तो वो वायर अर्थ में करंट पास करेगा तो नीचे पैरों पर करंट नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, वो इतना ज़्यादा करंट नहीं होता है, वो फैल जाता है, अर्थ में जाते फैल जाता है। यस सर। चलो लास्ट सर पैराग्राफ है बस इसमें। अभी तक हाँ, बस लास्ट पैराग्राफ है, देखो। वेन एवर लाइटनिंग स्ट्राइक्स ए बिल्डिंग, द हाई करंट ड्यू टू द इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द ground with the help of metal rod on the top, which prevents the damage to the electric equipments inside the buildings. So basically earthing is provided for the safety of people and structures. So earthing means connecting all equipments, metal parts and buildings to the grounds with the help of wire, so that any high current due to any reason should flow to the ground earth to provide protection to the people and property. तो ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जो एक्सेसिव जो करंट है उसको अर्थ में भेज दो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया लाइटनिंग और अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। कल हम इसमें देखेंगे कैसे अर्थक्विक आते हैं, अर्थक्विक में कौन सी साइंस जो है वो काम करती है, उसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। No, sir. नो डाउट्स। सौम्या, डाउट? No, sir. चलो, तो आज की क्लास में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।